जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज फिजिक्स में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट ही करते हैं, बाकी इधर उधर की बातें बंद करते हैं। और हम पहले से लिख के इसलिए तैयार रखें क्योंकि इतना लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, और अगर बोलते तो ज़्यादा बोलना भी पड़ता, इसलिए हम पहले लिख लिए हैं। अब सिर्फ समझाना रहेगा, जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग अगर देखा जाए तो हजामती दर्पण के रूप में, मतलब दाढ़ी बनाने में। क्यों इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में? क्योंकि इसमें यानी अवतल दर्पण में चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे समझो, जैसे यहीं पे देखिए, अगर अवतल दर्पण है, सपोज दैट हम हर एक बात समझा देते हैं, और किसी को अपना चेहरा देखना है तो चेहरा अनंत पर रखेगा, हो नहीं सकता है। अनंत पर रख के कोई दाढ़ी कैसे बनाएगा? इम्पॉसिबल। वक्रता केंद्र पे भी नहीं। अगर दाढ़ी बनाना है या फिर हजामत करना है तो कोशिश करेगा कि वह अपना चेहरा दर्पण के एकदम नज़दीक से नज़दीक रखे। यानी हम एक ऐसे दर्पण का निर्माण करते हैं, या कहो कि एक ऐसा दर्पण बनाते हैं जो अच्छा खासा बड़ा हो, बहुत बड़ा दर्पण हो। अगर सैलून में भी हो तो बहुत बड़ा दर्पण रहता है। अगर अवतल दर्पण, ऐसे सैलून में आपको अवतल दर्पण नॉर्मली मिलेगा नहीं, वो समतल दर्पण रहता है। लेकिन अगर कोई वैसा बहुत बड़ा सैलून है और वहाँ अवतल दर्पण उपयोग हुआ है तो अच्छा खासा बड़ा अवतल दर्पण होगा, बहुत बड़ा अवतल दर्पण होगा। लेकिन अगर घर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो हम लोग चेहरे को देखते हैं एकदम सटा के, एकदम नज़दीक से, जैसे कटोरी उटोरी बात करते हैं। यानी हम अपने चेहरे को, अगर कहा जाए, हम अपने चेहरे को फोकस से भी नज़दीक कर देते हैं, एकदम नज़दीक, तभी तो दाढ़ी बना पाएंगे। यानी कि जो चेहरा है वो फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है। अब याद करो, हम कंडीशन बताए थे कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा भी होगा और बड़ा भी। यही कारण है कि चेहरे का सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, लेकिन वहाँ कंडीशन ये है कि बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। उसमें भी दिखाएंगे, यहाँ पे कहीं लिखल होगा, उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, हम समझाएंगे। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, अगर याद होगा तो, अगर आप शुरू से मेरा क्लास देखते हैं तो समझ में आएगा, और नहीं देखते तो पहले उसको देख लीजिए। उत्तल दर्पण में हम दो प्रतिबिंब बनाए होंगे, दोनों के दोनों प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण में सीधा भी है, बड़ा भी है और आभासी भी है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं या हजामती बनाने में। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे अपने सर के ऊपर इस तरह से कटोरी जैसा कुछ लगा लिए, ठीक है, और सामने से मान लो अगर लाइट जा भी रहा है तो यहाँ से लाइट कटोरी पे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होकर सब एक जगह इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा? रोगी के गले में। अगर वो देखना चाहते हैं तो, जैसे ही सर हो गया और इनका आँख है डॉक्टर का, तो पूरा पूरा लाइट उसके गले में जाएगा, या फिर कान चेक करना है तो कान में जाएगा या नाक में जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता है कि परावर्तक सतह के रूप में, तो कभी कभी टॉर्च जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी वही बात होता है। फिलहाल तो यहाँ है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण लगा रहता है एक तरह से, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। फिर बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। जैसे बहुत बड़ा अवतल दर्पण है और इसका सोलर कुकर में इसे इस्तेमाल कर लिए, तो हम जानते हैं कि सोलर कुकर है और अगर सन से लाइट आ रही है तो सब के सब प्रकाश एक जगह इसी से रिफ्लेक्ट होकर एक जगह सब संश्रित होगा। एक जगह जब संश्रित होता है, ज़्यादा दूर नहीं, इसी पर आसी पास में, कहाँ पर भाई? फोकस पे। देखो, सब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें और रिफ्लेक्टिंग के बाद सब कहाँ पर मिलेगी? फोकस पे। रिफ्लेक्टिंग के बाद ऐसा तो नहीं है कि सूर्य के पास फिर से पहुंच जाएगा,
सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, फोकस पे, हम पढ़ाएं भी होंगे। इसीलिए तो इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें, अब फोकस बहुत दूर नहीं रहता है, दर्पण के परावर्तक सतह के पास में ही रहता है फोकस। फोकस पे सब मिल गया, सभी प्रकाश की किरणें, और सब प्रकाश की किरणें सूर्य से आ रहे हैं। एक बिंदु पर जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा शीशा रहता था इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, और उसको सूर्य के प्रकाश में रखते थे। जैसे ही रखते थे कागज़ जलने लगता था। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा सनलाइट एक जगह जमा कर देता था, और जब पूरा सूर्य के प्रकाश एक जगह जमा होगा तो कागज़ जल जाता था, नेवारी जल जाता था, पोवार जल जाता था। सेम चीज़ बा यहाँ पे जलेगा तो नहीं, सब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि फिर से सन के पास चल गया, यहीं पर है और एक जगह सब मिल गया, एकदम आग का गोला बन गया। ये बहुत हीट होता है, जिसके कारण इस सोलर कुकर के अंदर जो भी रखा हुआ है वो खाना बन जाता है। तो बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर संश्रित हो जाती है। अवतल दर्पण पे संश्रित हो जाती है मतलब फोकस पे। अवतल दर्पण से थोड़ा सा ऊपर उठ के, जैसे दर्पण है, यहाँ से अनंत से ढेर सारी किरणें आ रही, बहुत सारी किरणें आ रही, प्रकाश की किरणें आ रही, और सब रिफ्लेक्टिंग के बाद कहाँ पे जाएगी? खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि प्रधान अक्ष के समानांतर या अनंत से आने वाली सब किरणें फोकस पे मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत हीट हो जाता है, और अब वो हीट फिर से पड़ता है सोलर कुकर पे, तो जिससे ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा होती है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप आदि में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। ये भी सही बात है। अगर आप टॉर्च देखोगे या आपके यहाँ अगर स्टडी लैंप है तो वो भी अगर देखोगे, जैसे स्टडी लैंप है तो स्टडी लैंप इस तरह से रहता है, इस तरह से, इसमें यहाँ बल्ब लगा हुआ है। ऐसे क्यों रहता है? क्योंकि पूरा पूरा लाइट इस पर पड़ेगा और पूरा पूरा लाइट ऐसे करके फैला देगा, पूरा लाइट फैला देता है। या फिर टॉर्च में भी वही कहानी होता था। हम लोग जब बचपन में देखते थे तो टॉर्च, अब तो खैर टॉर्च बहुत कम मिलता है क्योंकि अब हर जगह लाइट की सुविधा हो गई है। तो टॉर्च में क्या होता था कि आगे वाला अगर कटोरी निकाल लो और बल्ब जला भी देते हैं ना तो ढेर दूर तक लाइट नहीं जाता था। एक कटोरी ही है जिसके कारण लाइट अच्छा खासा दूर तक जाता है। जैसे अभी भी बात करते हैं मोटरसाइकिल के, अगर मोटरसाइकिल में यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो देखोगे कि इसके अंदर कुछ चमकीला जैसा, चांदी जैसा कुछ रहेगा लगा हुआ, और इसी के कारण जो बल्ब जलता है ना मोटरसाइकिल में, वो लाइट ढेर दूर तक, आगे तक ऐसे फैलते हुए जाता है। अगर इसको हटा देंगे ना तो लाइट जलेगा और बस जे भर में घुलरिया रहेगा, तो वहीं में वो अपना घूमते फिरते मर जाएगा। लाइट आगे जो फेंकने का काम करता है वही कटोरी करता है। तो यहाँ पर वही बात है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, इसे सर्च करने में, जो पुलिस उलिस के हाथ में रहता है बड़ा बड़ा टॉर्च, सर्च लाइट हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट हो गया जो भी बता रहे थे, टॉर्च, टेबल लैंप आदि के परावर्तक सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। अब जरा हम एक बार उत्तल दर्पण के उपयोग को देख लेते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अब जरा उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, जैसे कि आप देखते होंगे गली उली में या गांव घर में इस तरह से ऐसे एक पॉल है जिस पर लाइट लगा हुआ है, ऐसे करके इस तरह से लाइट लगा हुआ है। शहर में तो खैर आम बात है, कहीं कहीं नज़र आ जाता है, लेकिन गांव घर में सोलर प्लेट पे एक लाइट लगा रहता है। शहर में देखोगे बड़े बड़े शहरों में तो रोड पर ऐसा ऐसा लंबा लंबा मतलब पॉल खड़ा रहेगा और ऊपर लाइट, पीला पीला लाइट जलेगा। तो ऐसे कटोरी जैसा रहता है, नीचे से ऐसे ऐसे उठा हुआ। क्यों ये उठा हुआ क्यों है? इसलिए उठा हुआ है क्योंकि इसमें से लाइट है वो सीधे वहाँ पर पड़े। ये फैलाता नहीं है, ऐसा नहीं फैलाएगा, ऐसा बात नहीं कि फैलाने का काम करता है, ये फैलाएगा नहीं, बस लाइट इससे निकले।
जो फैलाएगा नहीं। अवतल दर्पण का काम अलग होता है कि उस पर लाइट पड़ेगा तो संश्रित होगा। जैसे कि अवतल दर्पण ऐसे है, यहाँ से लाइट पड़ा इस पे, इससे फैल के आगे जाएगा। और ये क्या होता है ना, ये इससे होकर जो प्रकाश निकलेगा, इससे जो भी निकलेगा, जैसे स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में कह रहे हैं, मतलब इस पर जो लाइट पड़ा वो बाहर रिफ्लेक्ट हो गया, या यहाँ से जो गया वो बाहर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से, इस तरह से। इसका रिफ्लेक्शन अलग है, उसका रिफ्लेक्शन अलग है। यहाँ से सीधे निकल गया, पूरा आगे जाके फैल गया। हो सकता है कि अभी आप ये वाला कम समझ रहे हो या समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम कभी और एक्सप्लेन कर देंगे जब मिरर पढ़ाएंगे। उस वक्त सॉरी, जब बोल रहे मिरर, मतलब जब लेंस पढ़ाएंगे और मिरर पढ़ाएंगे, दोनों में कंपेयर करके बता देंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी हम बताएंगे। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेन यही यूज है, साइड मिरर, मेन यही पर इस्तेमाल होता है साइड मिरर। साइड मिरर क्यों? क्योंकि साइड मिरर उपयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, पहली बात, किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, पहली बात है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब। जैसे गाड़ी का अगर साइड मिरर है और हम अवतल दर्पण लगा लिए, अगर अवतल दर्पण लगा लिए तो अवतल दर्पण में तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ट्रक रोड पे चल रहा है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पीछे अगर ट्रक आ रहा है तो हमको तो ट्रक दिखाई देगा, अरे ट्रक पलट गया रे, पलट गया रे, ओकर चकवा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, रोड पलट गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। उल्टा दिखाई भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग करते? उत्तल। क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, चाहे आप वस्तु को कहीं भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा, पहली बात। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। देखो, अगर ट्रक बहुत बड़ा है तो हमको तो प्रतिबिंब छोटा चाहिए, क्योंकि मेरे पास दर्पण छोटा रहेगा। अब पता चले जितना बड़ा ट्रक है हम उतने बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं, कैसे बनेगा यार? अवतल दर्पण की बात करो, अवतल दर्पण में अगर कोई ट्रक का इमेज देखेगा, कैसे देखेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, अगर छोटा बनता है। लेकिन अगर ट्रक बहुत नज़दीक चल गया, मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पीछे एकदम ट्रक हाल है, एकदम सटल है, तो ऐसा कंडीशन में अगर हम अवतल दर्पण उपयोग कर लिए तो प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, यानी ट्रक का उतना हिस्सा दिखाई नहीं देगा। उतना बड़ा ट्रक इतनी को दर्पण में कैसे दिखाई देगा? इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक तो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, दूसरा है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, जिससे कि यह विस्तृत क्षेत्र बनाता है। मतलब जिससे कि बड़ा से बड़ा ट्रक का इमेज भी उस दर्पण में बन जाता है। मतलब बहुत बड़ा एकदम बड़ा ट्रेन भी है ना, तो भी हमको दर्पण में दिखाई दे देगा। पीछे का बहुत बड़ा एकदम ट्रक आ रहा है, ट्रक से भी बड़ा ट्रक आ रहा है, 3-4 गो ट्रक है, तो भी हमको दर्पण में दिखाई देगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। तो मेन यही याद रखना है कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, सगरों फैल जाए, एक जगह जाए नहीं। देखो, अब यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे दोनों यूज होता है, अवतल भी उत्तल भी। अवतल होता है अंदर में, अगर स्ट्रीट लाइट है तो अंदर में अवतल रहता है, अब बाहर से उत्तल रहता है। अंदर से जो अवतल रहता है ना, अंदर से क्या करता है? पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे से फैला दिया, और पूरा फैल नहीं जाए इसीलिए फिर उत्तल दर्पण लगा दिया जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं फैले, सामने में पड़े, स्ट्रीट पे सामने उस गली तक ही लाइट रहे। ऐसा नहीं कि पता चले बहुत दूर फैल गया, बस गली तक ही लाइट रहे, आसपास बहुत ज़्यादा उजाला रहे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दे। तो उत्तल दर्पण का सिर्फ यही काम होता है ना कि वो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा।
तो हम अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, दोनों का उपयोग देख लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है चिन्ह परिपाटी। तो नेक्स्ट टॉपिक तो तभी आप देख पाओगे जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी जो पुराने हैं वो अपना काम कर लीजिएगा। इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। आज इतना तक देखे इसके लिए फिर से धन्यवाद।